हेलो बेटा, आज हम फिजिक्स में करेंगे डिफरेंस बिटवीन किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने दोनों के दोनों जो है लॉ पढ़ लिए थे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी पढ़ लिया था, किरचॉफ का सेकंड लॉ भी पढ़ लिया था। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है और जो आपका सेकंड लॉ है, इसमें डिफरेंस क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ था वो जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। जबकि आपका जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो अलग बातें हैं, आपको याद रखनी है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है इसका, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी एक पॉइंट पर जितनी भी करंट आ रही हैं और जितनी भी करंट आपकी वहाँ से एग्जिट हो रही हैं, सबका समेशन अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। सेकंड लॉ कहता है कि क्लोज लूप के अंदर, क्या कहता है बेटा सेकंड लॉ? क्लोज लूप के अंदर अगर आपने किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने की कोशिश की तो उसका समेशन कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है समेशन ई पोटेंशियल डिफरेंसेस ईएमएफ ऑफ द बैटरीज इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर। ठीक है, ये टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप्स आएंगे इनका सम कितना होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। क्लियर है? जैसा मैंने आपको वहाँ 3 लूप ले करके बताया था, लूप 1, लूप 2, लूप 3। बैटरीज के पॉजिटिव एंड से एंटर करता था तो पॉजिटिव कंसीडर करता था, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते थे अगर उसी डायरेक्शन में हमारी करंट होती थी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आते थे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वो पॉजिटिव कंसीडर होते थे, और अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपकी करंट होती थी तो आपके पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव कंसीडर किए जाते थे, और बैटरी के अगर निगेटिव एंड से एंटर करते थे तो निगेटिव कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में दो डिफरेंट बातें हैं। एक में समेशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो है और दूसरे में पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है क्लोज सर्किट के अंदर उसका समेशन जो है आपको ज़ीरो मिलेगा। थर्ड पॉइंट, ये जो है आपका ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में यूज़ किया जा सकता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, अगर आपका ओपन सर्किट है, ओपन एंड क्लोज सर्किट्स, इन दोनों में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओपन सर्किट में भी और क्लोज सर्किट दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी? किरचॉफ के सेकंड लॉ की, तो ये सिर्फ क्लोज सर्किट में ही जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? सिर्फ क्लोज सर्किट के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक डिफरेंस है किरचॉफ फर्स्ट लॉ का और सेकंड लॉ का। गॉट द आइडिया बेटा? अब बात करेंगे बेटा, नया कंसेप्ट है आपके सामने, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जाकर के एक अरेंजमेंट ऑफ जो है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी बताता हूँ सारी चीज़, क्या चीज़ है ये व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बताऊंगा। सबसे पहले है क्या चीज़, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली बताता हूँ मैं। देखो बेटा, होता क्या है इसमें, आप इस तरह से रेजिस्टेंसेस ले लो, आप रेजिस्टेंसेस ले लो इस तरह से। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस आपका ये है। क्लियर होगी बात? फिर एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा और एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा। इस तरह से आ गया, और यहाँ पर आपने क्या कर रखा है? गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है। फिर यहाँ पर जो है आपने एक इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया, और एक्सटर्नल बैटरी है, ये रही आपकी एक्सटर्नल बैटरी, इससे आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ की लगी हुई है एक। ठीक है, ये आपकी क्या है? की है, के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो बेटा, पहले छोटा सा अरेंजमेंट और कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पर जो है की एक आपकी K2 है। कौन सी की है? यहाँ K2 की लगी हुई है, यहाँ K1 की लगी हुई है, और यहाँ पर रेजिस्टेंसेज हैं। ये वाला P है, ये वाला Q है, ये वाला R है, और ये वाला आपका S है। क्लियर होगी बात? तो ये अरेंजमेंट है। इसमें हमने 4 रेजिस्टेंसेस ले लिए, P, Q, R, S, और इस तरह से ले लिए कि एक टाइम ऐसा आएगा, सबसे पहले तो हम की K1 को क्लोज करेंगे तो पूरे सर्किट के अंदर करंट आ जाएगी।
इसके बाद हम की K2 को क्लोज करेंगे। 2 की है ना आपके पास, एक की तो ये रही आपकी और एक की आपकी ये रही। तो पहले K1 को क्लोज करेंगे तो पूरे सिस्टम के अंदर आपको करंट मिल जाएगी और इसके बाद हम K2 को प्रेस करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? पहले K1 को करेंगे फिर K2 को करेंगे, ठीक है। तो K1 को प्रेस करते ही पूरे सिस्टम में करंट आ जाएगी। अब आपको क्या देखना है कि अगर हम P, Q, R और S ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं, अगर इसको इस तरह से अरेंज करें कि ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन आपको दे दे। क्या दे दे? ज़ीरो डिफ्लेक्शन। क्या दे दे? अगर ये आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे दे तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। समझ आ गई बात कि नहीं? अगर P, Q, R, S की वैल्यू मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बताता हूँ। जैसे ये आपकी क्या कहते हैं, कोई भी गैल्वेनोमीटर है और उसमें ये जो है जीरो पर जो है आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है? ये डिफ्लेक्शन होता है। अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करे मतलब करंट फ्लो ही ना करे तो ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं है। और अगर करंट फ्लो कर रही है इस ब्रांच से तो फिर ये थोड़ा सा मूव कर जाएगी इस तरह से। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर होगी बात? अब आगे देखो बेटा, तो जब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। तो प्रिंसिपल लिख लोगे, व्हेन वी आर टेकिंग 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S in such a way that first of all we are pressing the key K1 and after the key K2 and at a particular condition there will be a no current or there will be a no deflection shown by the galvanometer. In that case what we will say? We will say that there is a balanced व्हीटस्टोन ब्रिज। बस ये आपका प्रिंसिपल है। आपको सबसे पहला काम इसमें प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? अब जरा आप दिमाग लगाओ। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे इसके अंदर। किसको यूज़ करेंगे? किरचॉफ के सेकंड लॉ को। हमारी जो भी करंट आ रही है, ये जो बैटरी है इसका EMF E है और इसने जो भी करंट दी है वो I करंट दी है। कितनी करंट दी? I करंट दी। जब I करंट इस वाले पॉइंट A पर पहुंचेगी, ये पॉइंट आपका कौन सा? A, तो इसको 2 रास्ते दिखाई देंगे। कितने रास्ते दिखाई देंगे? इसको 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा बेटा इस तरफ और दूसरा दिखाई देगा इस तरफ। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर होगी बात? इसको 2 रास्ते दिखाई देंगे। क्लियर है? तो अगर मैंने मान लिया कि इस वाले ब्रांच में इसने कितना करंट गया? I1 चला गया। I कितनी थी? टोटल करंट कितनी आई थी? A वाले पॉइंट पर I आई थी। तो I का I1 तो चला गया आपका इस वाली ब्रांच में। ये वाला पॉइंट है आपका, मान लो B वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका D पॉइंट है। क्लियर होगी बात? तो AB ब्रांच में अगर I1 करंट गया तो AD में कितना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, AD में I माइनस I1 जाएगा। कितना जाएगा? I माइनस I1 इस वाली ब्रांच में जाएगा AD में। समझ आया कि नहीं? क्योंकि A पर कितना पहुंच रहा था? I, मान लो 10 एम्पियर पहुंच गया A पर, तो अगर 2 एम्पियर AB में चला गया तो बचा हुआ 8 एम्पियर किस में जाएगा? AD में जाएगा। अब जब ये I1 का करंट B वाले पॉइंट पर पहुंचा तो इसको दोबारा से 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है और एक ये वाला दिखाई दे रहा है। 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब यहाँ पर I1 दोबारा से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो बेटा मैंने मान लिया कि BD ब्रांच है जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, उसमें कितनी करंट गई? उसमें करंट गई IG। तो जो बची हुई करंट है दैट इज़ I1 माइनस IG, वो किस में से जाएगी? वो जाएगी बेटा BC ब्रांच में से। किस में से जाएगी? BC ब्रांच में से पास हो जाएगी। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचने की चीज़ है। AD में कितनी करंट जा रही है? I माइनस I1। BD में कितनी करंट जा रही है? IG। तो ये I माइनस I1 और जो IG है ये दोनों जो आपस में मिल करके D पॉइंट पर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? खूब अच्छी तरह सोचो। A से D की तरफ कितनी करंट है? A से D I माइनस I1 है और B से D कितनी है? IG है। तो टोटल करंट D पर कितनी पहुंच रही है? I माइनस I1 प्लस IG। पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? और ये जो भी करंट आ रही है ये किससे पास होगी? फिर ये सीधी निकलेगी आपकी DC वाले से। तो DC से कितनी निकली? ये निकली बेटा I माइनस I1 और प्लस कितनी? IG। ये करंट आपकी DC से निकलेगी। क्लियर होगी बात? तो DC में ये करंट आ रही है और BC में कितनी आ रही है? I1 माइनस IG आ रही है। खूब अच्छी तरह सोच लो। अब ये दोनों करंट आपस में मिल जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगी? C वाले पॉइंट पर पहुँचेंगी। तो अगर मैं C वाले पॉइंट की बात करूं तो C पॉइंट पर कौन कौन सी करंट आ रही है? एक तो BC से आ रही है आपकी I1 माइनस IG,
और प्लस आपकी डी सी से कितनी आ रही है, डी से सी की तरफ आई माइनस आई वन और प्लस कितना आई जी। अब गौर करो, आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, आई वन से आई वन कैंसिल हो गया कि नहीं। तो सी पर टोटल करंट कितनी पहुंच रही है, आई, और यही होना भी चाहिए था क्योंकि बैटरी करंट कितना दे रही थी, आई का करंट दे रही थी। तो अब जो बाहर करंट निकलेगी वो कितनी होगी आपकी, आई होगी। कितनी होगी, आई करंट आपकी यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर होगी बात। मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या क्या हुआ। बैटरी ने मान लो आई करंट दी, ये आई करंट ए वाले पॉइंट पर पहुंची। ए वाले पॉइंट पर इसको दो रास्ते दिखाई दिए, एक ए बी की तरफ और एक ए डी की तरफ। मैंने मान लिया ए बी की तरफ आई वन हिस्सा चला गया, तो बचा कितना, आई माइनस आई वन, वो किधर जाएगा, ए डी की तरफ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि जो बी पॉइंट है वहाँ पर जैसे ही आई वन पहुँचा उसको फिर से दो रास्ते दिखाई दिए, एक बी सी की तरफ जा रहा था और एक बी डी की तरफ जा रहा था। अब ये दोबारा दो हिस्से में बट गई। मैंने मान लिया जो बी डी वाला हिस्सा है जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है उसमें आई जी की करंट चली गई, तो बची कितनी, आई वन माइनस आई जी। वो कहाँ से जाएगी, वो बी सी से होती हुई आगे आएगी। अब आप डी वाले पॉइंट पर आ जाओ। डी वाले पॉइंट पर दो करंट पहुंच रही हैं, एक तो ए से डी की तरफ और एक बी से डी की तरफ। वो दोनों करंट आपस में जुड़ जाएंगी, आई माइनस आई वन और प्लस आई जी। ये दोनों डी पर पहुंची। डी पर पहुंचने के बाद ये किस तरफ मूव करेंगी, डी से सी की तरफ मूव करेंगी। तो डी से सी की तरफ कितनी करंट गई, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और बी से सी की तरफ कितनी गई, आई वन माइनस आई जी। क्लियर हो गई। तो बी से सी की तरफ जो करंट जा रही है और डी से सी की तरफ जो करंट जा रही है वो दोनों करंट आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तो जब मिलेंगी तो टोटल कितनी करंट बनेगी, ये आ गई आपकी सबसे नीचे, मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये आई की करंट बनेगी और ये सी से बाहर निकलते हुए बैटरी में दोबारा एंटर कर जाएगी। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात में कोई दिक्कत है कि नहीं है, खूब अच्छी तरह सोच लो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या हो सकता है। दिमाग आपका ये कह सकता है कि जब बी से डी की तरफ करंट आई, बी से किधर आई, डी की तरफ, और ए से डी की तरफ आई, ठीक है, तो क्या ये वाली करंट आपकी जो ये करंट आ रही है ए से डी की तरफ, ये इधर नहीं जा सकती है? ये दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या ये इधर नहीं जा सकती है? या फिर बी से डी की तरफ जो करंट आ रही है वो आपकी उधर ना जा करके वो इस तरफ नहीं मुड़ सकती है? ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्या? बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, उसका रीज़न बता देता हूँ। यहाँ से बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि जो ए वाला पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, यह है आपका हायर पोटेंशियल पर, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है। और सी कहाँ पर है, सी है आपका लोअर पोटेंशियल पर, क्योंकि ये बैटरी के निगेटिव एंड से जुड़ा है। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक पहाड़ सा है आपका और इससे जो है वाटर नीचे की तरफ आना है, कन्फर्म है। अब आप यहाँ कितने ही चैनल बना दो, कितने ही चैनल बना दो, यूँ बना दो नालियाँ टाइप की, कुछ ऐसी बना दो, इस तरह का जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दो, एक बात बताऊँ, कभी भी वाटर आपका ऐसा नहीं होगा कि यूँ आ करके आपका यूँ चढ़ जाए ऊपर है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कहाँ से कहाँ आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा। चाहे कितने ही बीच में आप रास्ते बना दो, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। गॉट द आइडिया और नॉट? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है। इसलिए जो करंट की डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक दिखाई गई हैं कि ए से डी की तरफ जो करंट जाएगी वो फाइनली डी से सी की तरफ पहुंचेगी, और बी से डी की तरफ जो करंट आएगी वो फाइनली डी से सी की तरफ पहुंचेगी। इसका मतलब सबकी सोच क्या है, सारी की सारी करंट सी पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करेंगी। एंटर कहाँ से हुई थी, ए से, और निकलने की कोशिश कहाँ से करेंगी, सी से निकलने की कोशिश करेंगी। रीज़न हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो ये कन्फ्यूज़न दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये करंट जो है वापस तो नहीं आ जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगी। गॉट द आइडिया? तो बेटा मेरे हिसाब से पूरा अरेंजमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ये कि कहाँ से करंट आई, बैटरी ने करंट दी, ए पॉइंट पर उसके दो पार्ट हुए, I1 और I माइनस I1। फिर I1 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, IG में और I1 माइनस IG में। और आपका जो है डी पर कितनी करंट पहुंची, डी पर करंट पहुंची I माइनस I1 AD के अलाउंग और IG BD के अलाउंग। ये दोनों मिलकर के DC में गई, ठीक है, और उधर BC से करंट आ रही है। ये दोनों करंट आपस में मिलकर के C से एग्जिट हो जाएंगी, I बन के, और बाहर आ जाएंगी। अब इसमें हमें क्या करना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसमें लूप ले रहा हूँ बेटा ABDA। कौन सा लूप ले रहा हूँ, लूप ले रहा हूँ ABDA।
डी और ए ले रहा हूँ। देखो बेटा, मैं चलूँगा इसमें क्लॉकवाइज चलता हूँ। कैसे चलता हूँ? क्लॉकवाइज मेरा मोशन होगा, ये आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज मोशन लूँगा। तो जब ए से बी की तरफ चलूँगा तो मेरा मोशन किधर हो रहा है? मोशन हो रहा है ए से बी, ये मेरा मोशन है, क्लियर है। और करंट किधर जा रही है? करंट का भी फ्लो है आपका ए से बी, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ए से बी की तरफ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा? I1 इंटू पी। कितना आएगा बेटा? I1 इंटू पी। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? I1 इंटू बी पॉजिटिव होगा। अब मैं चलूँगा बी से डी की तरफ, मेरा मोशन कहाँ होगा? बी से डी की तरफ मेरा मोशन होगा। और करंट की डायरेक्शन किधर है? बी से डी की तरफ आपकी करंट है। क्लियर होगी बात? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जिस तरफ मोशन है उसी तरफ करंट है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो आ जाएगा बेटा आई जी इंटू कैपिटल जी। और ये कैसा लूँगा? पॉजिटिव लूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा मैं चलूँगा किधर? मैं चलूँगा डी से ए की तरफ। मेरा मोशन किधर होगा? मोशन है बेटा मेरा डी से ए की तरफ। मोशन किधर है? डी से ए की तरफ। क्लियर होगी बात? और करंट किधर है? करंट है बेटा ए से डी की तरफ आपकी करंट है। तो अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? करंट में और मोशन में अपोजिट हो गए। इसका मतलब है जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा आपका आर के अक्रॉस माइनस ऑफ आर आई माइनस I1, ये पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो 3 पोटेंशियल ड्रॉप आ गए, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन तीनों को ऐड कर दो। क्या करो? इन तीनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा I1P प्लस I1G माइनस कैपिटल R टाइम्स I माइनस I1, दैट इज इक्वल टू कितना? 0। ये रिलेशन डेवलप होकर के आ जाएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? खूब अच्छी तरह सोच लो। मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया है, लूप लिया है ABDA, और बस क्लॉकवाइज चलना मैंने शुरू किया है और ये रिलेशन मैंने डेवलप कर लिया। गॉट द आइडिया? अब बेटा मैं लूँगा सेकंड लूप, दूसरा लूप लूँगा। दूसरा लूप कौन सा लूँगा? अब मैं लूँगा BCDB, ये वाला लूप लूँगा। और मूव कैसे करूँगा? क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, मेरा मोशन है बी से सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ मोशन है। करंट की डायरेक्शन भी किधर है? बी से सी की तरफ आपकी करंट की डायरेक्शन है। तो जो क्यू रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? ये आ जाएगा बेटा क्यू टाइम्स कितना? I1 माइनस IG, ये आ जाएगा I1 माइनस IG आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यू टाइम्स I1 माइनस IG। इसके बाद बेटा मैं मूव करूँगा सी से डी की तरफ, तो सी से डी की तरफ मेरा क्या है? मोशन है। सी से डी की तरफ मेरा मोशन है। और करंट की डायरेक्शन किधर है? डी से सी की तरफ मेरी करंट है। अपोजिट हो गए? अपोजिट हो गए? अच्छी तरह देख लो, मैं जा रहा हूँ सी से डी की तरफ और करंट आ रही है डी से सी की तरफ। तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ये तो पॉजिटिव आया था, सेम था, ये निगेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा I माइनस I1 प्लस IG, टोटल करंट ये जा रही थी, और रेजिस्टेंस कितना था इसका? S, और ये कैसा लेना मुझे? माइनस का लेना। क्लियर होगी बात? अब बेटा मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा? अब मैं जाऊँगा D से B की तरफ। तो मोशन किधर है मेरा? मोशन है D से B, मोशन है D से B की तरफ है। और करंट किधर है? I किधर है? I है B से D की तरफ। I किधर है? B से D की तरफ। तो अपोजिट है, अपोजिट है तो कैसा लूँगा? निगेटिव लूँगा। तो ये आएगा माइनस का IG इंटू कैपिटल G। क्लियर होगी बात? तो अब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? देखो बेटा, एक तो ये आ रहा है, एक आपका ये आ रहा है, और एक आपकी ये वैल्यू आ रही है। इन तीनों का सम क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो कर देता हूँ इसको। देखो बेटा क्या आएगा फिर, ये आ जाएगा आपका, जा कर के सॉल्व करके लिख देता हूँ इसको। ये आ जाएगा क्यू टाइम्स I1 माइनस IG माइनस IG इंटू कैपिटल G माइनस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG मल्टीप्लाई बाई S, दैट इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? ये चीज़ समझ आई या नहीं आई? क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब बेटा एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो गैल्वेनोमीटर है ये 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। और 0 डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हुई।
तो गैल्वेनोमीटर से करंट कौन सी पास कर रही थी, गौर करो, जो जी है आपका गैल्वेनोमीटर है उससे करंट कौन सी पास कर रही है, आई जी। और अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इसका मतलब आई जी की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो रही होगी। और जैसे ही आई जी की वैल्यू जीरो हुई, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, उस केस में हम क्या कहते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। इसका मतलब है जब जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो आई जी की वैल्यू को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो देखो बेटा क्या आएगा आपका, देखो ये आई जी जीरो हो गया, ये आई जी जीरो हो गया, और इसके बाद यहाँ पर आई जी नहीं था शायद, आई जी ये रहा, सॉरी ये आई जी आपका, ठीक है, ये क्या था आपका आई जी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ये सारे तो हो जाएंगे जीरो, और एक आई जी ये रहा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं। देखो बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आई वन पी इज इक्वल टू आर टाइम्स आई माइनस आई वन, क्लियर है। और जब यहाँ आई जी जीरो हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा आपका जा करके क्यू इंटू आई वन इज इक्वल टू, ये चीज़ जीरो, इसका तो कोई रोल नहीं है। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस वाला है, ये उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा एस टाइम्स आई माइनस आई वन। हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, खूब अच्छी तरह सोच लो। जब ये पूरा पोर्शन आपका, ये पोर्शन राइट साइड में जाएगा, इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो एस इंटू आई माइनस आई वन हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, बड़ा सिंपल काम करना है, ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है, इसको आपस में डिवाइड कर लो। क्या कर लो, आपस में डिवाइड कर लो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा कर लो आप, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, आपका आ जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अगर कभी भी इस तरह के अरेंजमेंट में आपको ये कंडीशन मिल जाए तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ठीक है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, या अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। आप किसी भी तरह से बात कर सकते हो, क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये आपका पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज कंप्लीट होता है। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद डायग्राम बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ली हैं, इसके बाद इसकी छोटी सी वर्किंग है वो बता सकते हो। इसके बाद डेरिवेशन है, ए बी डी ए और बी सी डी बी आपने लूप लिए हैं, उसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई किया है। इसके बाद जो है आई जी की वैल्यू जीरो मान ली है जीरो डिफ्लेक्शन पर। इसके बाद जो वैल्यूज़ आई उनको आपस में डिवाइड कर लिया और ये कंडीशन आ गई आपकी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। गॉट द आइडिया, सिंपल। इसमें देखो बेटा आज नया टॉपिक हम इसमें करते हैं स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। इसका इनाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रीज़न है इसका इनाम क्यों पड़ा है। इसमें जो है आप 1 मीटर का जो है लेंथ का वायर लेते हैं, ये कॉन्स्टेंटेंट का बना होगा या मैग्नेनिन का बना होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो जैसा नाम है मीटर ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अभी हमने लास्ट टॉपिक जो किया व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर उसे हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो उसका सीधा सीधा एग्जांपल है आपका मीटर ब्रिज, क्लियर है। मार्केट में आपको ये ऐसे देखने को मिलेंगे, इस टाइप के या फिर इस टाइप के, क्लियर है। मैं इसका पूरा अरेंजमेंट आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है, ये क्लियर हो जाएगा सारा का सारा आपको। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम AC लेंथ का जो 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, ये या तो कॉन्स्टेंटेंट का होगा या फिर मैग्नेनिन का होगा। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, A से C तक जो वायर गया है ना, ये जो A से C तक वायर जा रहा है, इसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं तार आपका पतला है कहीं मोटा है, एक जैसा वायर आपको देखने को मिलेगा। इस बात में कोई दिक्कत है, क्लियर होगी बात। तो जो आपका पहला पॉइंट था कि A से C तक आपने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैग्नेनिन या कॉन्स्टेंटेन का आपने एक वायर ले लिया, एक काम ख़त्म कर लिया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने एक मीटर स्केल ले लिया, इसी के साथ आपने क्या कर दिया, एक मीटर स्केल ले लिया। यह आपका मीटर स्केल है नंबर 2 पर, 1 मीटर जो है इस पर प्रिंट है, 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक आपको सारे के सारे मार्क इसमें देखने को मिलेंगे। 2 काम हो गए। इसके बाद तीसरा काम क्या किया आपने, कॉपर की स्ट्रिप लगा दी। क्या किया, कॉपर की स्ट्रिप लगा दी। ये सारी कॉपर की स्ट्रिप है, ये वाली कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप है आपकी, ये कॉपर स्ट्रिप है ये, और ये भी आपकी कॉपर स्ट्रिप है। A और C एंड पर आपने जो है वायर बांध रखा था और ये कॉपर स्ट्रिप है। तीसरा काम खत्म हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो है 4th पार्ट में आपने इन कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। क्या यूज़ कर लिया आपने, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ कर लिया।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आप अपने मन से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद ये जो 5th पोजीशन है ये है अननोन रेजिस्टेंस है एस, इसका रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। मीटर ब्रिज की हेल्प से हमें ये जो अननोन रेजिस्टेंस है एस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ये कोई बल्ब हो सकता है, या ये कोई पंखा हो सकता है, या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, कोई रेजिस्टेंस हो सकता है अननोन, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर क्या किया, मैंने एक बैटरी यूज़ कर ली, EMF है इसका E, कैपिटल E, ठीक है, ये बैटरी यूज़ कर ली। 7 नंबर पर क्या कर दिया मैंने, एक की यूज़ कर ली K। जैसे ही मैं की को प्रेस करूँगा, पूरे के पूरे सिस्टम में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब जो आपका 1 मीटर का वायर है उसमें यूनिफॉर्म करंट आपकी मेंटेन रहेगी। क्लियर है, ये करंट को मेंटेन रख पाएगा। इसके बाद क्या किया बेटा, 7 नंबर के बाद अब आप आ जाओ सीधे किस पर, इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। ये 8 नंबर है, यहाँ से आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया, और ये जो D वाला पॉइंट है आपका, ये R और S के बीच में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है, तो ये यहाँ से आपने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, और ये वायर किससे जा करके जुड़ गया, ये 9 नंबर पर जो गैल्वेनोमीटर है ये इससे कनेक्ट हो गया। और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किससे करते हैं, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन करते हैं बेटा जॉकी से। किससे करते हैं, जॉकी। ये जो है आपका पॉइंट बी पर अभी फ़िलहाल आपको दिखाया गया है, ये बी वाले पॉइंट पर जॉकी यूज़ हो रहा है, 10 नंबर पर जॉकी यूज़ हो रहा है। जॉकी फिजिकली कैसा दिखाई देता है, जॉकी बेटा इस तरह का दिखाई देता है फिजिकली। देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये जॉकी है। और इसमें ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल पॉइंट इसका जो है शार्प है। जॉकी का जो पॉइंट होता है वो शार्प होता है। इसको हम इस वायर पर इस तरह से मूव करवाते हैं, इसको इस वायर पर मूव करवाते हैं इस तरह से। क्लियर है, इस वायर पर हम इसको टच करते हुए आगे पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 10 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा मैंने स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज का जो है अरेंजमेंट आपको समझाया है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पर आपने क्या किया, AC में एक वायर कनेक्ट कर दिया, 1 मीटर लंबा है। क्लियर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका मटेरियल या तो कॉन्स्टेंटाइन होगा या फिर मैग्नेटिन होगा। क्लियर है। इसके बाद नंबर 2 पर क्या था आपका, नंबर 2 पर आपका 1 मीटर है, ये मीटर आपका लगा हुआ है, मीटर स्केल, इसमें जो है अलग अलग मार्क कर रखे हैं। इसके बाद नंबर 3 पर कॉपर स्ट्रिप्स हैं, नंबर 4 पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, नंबर 5 पर अननोन रेजिस्टेंस S है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, और नंबर 6 पर क्या है, EMF लगा रखा, आपने एक बैटरी यूज़ कर रखी है, और नंबर 7 पर क्या है, आपने की यूज़ कर रखी है। जैसे ही की प्रेस करोगे आपका जो वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, उसमें जो है यूनिफॉर्म करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इसके बाद नंबर 8 पर आ जाओ, D वाला पॉइंट है, D वाला पॉइंट ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, R और S जो है आपके रेजिस्टेंसेस उनके बीच में होना चाहिए। उस D वाले पॉइंट से आपने क्या किया, एक 9 नंबर पर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको 10 नंबर पर जो जॉकी है, जॉकी कैसी होती है मैंने आपको दिखाई हुई है, जॉकी कैसी होती है बेटा, ये आपकी जॉकी का केस है, जॉकी ये होती है आपकी, ठीक है, पॉइंटेड होती है, ये शार्प होता है आगे इसका एंड, ये आपकी जॉकी से कनेक्ट हो गया। गॉट द आइडिया। ये इसका टोटल अरेंजमेंट है। अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। क्लियर है बेटा।